जाति और राजनीति में अंतःक्रिया। भारत में जाति और राजनीति में किस प्रकार का संबंध है? इस संबंध में 4 प्रकार से विचार प्रस्तुत किए जाते रहे। सर्वप्रथम ये कहा जाता है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का संगठन जाति की संरचना के आधार पर हुआ और राजनीति केवल सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति मात्र है। सामाजिक संगठन राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करता है। द्वितीय, राजनीति के प्रभाव के फलस्वरूप जाति नया रूप धारण कर रही है। लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत जाति की प्रक्रिया प्रचलित जातीय संरचनाओं को इस प्रकार प्रयोग में लाती है जिससे संबंध पक्ष अपने लिए समर्थन जुटा सके तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना सके। जिस समाज में जाति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है उसमें अत्यंत स्वाभाविक है कि राजनीति इस संगठन के माध्यम से अपने आप को संगठित करने का प्रयास करे। इस प्रकार ये कहा जा सकता है जिसे हम राजनीति में जातिवाद के नाम से पुकारते हैं वह वास्तव में जाति का राजनीतिकरण है। तृतीय, भारत में राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती है। जाति प्रमुखतम राजनीतिक दल है। यदि मनुष्य राजनीति की दुनिया में ऊंचा उठना चाहता है तो उसे अपने साथ ही अपनी जाति को लेकर चलना होगा। भारत में राजनीतिक जातियां समुदायों को इसलिए संगठित करते हैं ताकि उन्हें समर्थन से उन्हें सत्ता तक पहुंचने में सहायता मिल सके। जातियां संगठित होकर प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लेती हैं और इस प्रकार जातिगत भारतीय समाज में जातियां ही राजनीतिक शक्तियां बन जाती हैं। जाति के राजनीतिकरण की विशेषताएं। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की उभरती विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। प्रथम, जाति व्यक्ति को बांधने वाली कड़ी है। जातीय संघों और जातीय पंचायतों ने जातिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाया। जाति पाति को समाप्त करने वाले आंदोलन अंततः नई जातियों के रूप में मुखरित हुए जैसे लिंगायत, करीबपंथी और सिख आंदोलन स्वयं नई शक्तियां बन गई। द्वितीय, शिक्षा, शहरीकरण, औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण से जातियां समाप्त नहीं हुई अपितु उनमें एकीकरण की प्रवृत्ति को बल मिला और उनको राजनीतिक भूमिका मिली। तृतीय, राजनीति में प्रधान जाति की भूमिका का विश्लेषण किया जा सकता है। प्रधान जाति न केवल राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली होती है बल्कि संख्या में भी गांव या इलाके में ज़्यादा होती है। प्रधान जाति अपने संख्या बल के आधार पर गांव और क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं जैसे पंचायतों की राजनीति में सक्रिय होती है। यदि किसी राज्य विशेष में किसी जाति की प्रधानता होती है तो राज्य राजनीति में जाति का प्रभावक तत्व बने जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि जाति की ये सूत हिंदू तक ही सीमित नहीं है, मुसलमानों में भी उसको गिरफ्त से नहीं बच सके। चतुर्थ, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही जातिगत समुदाय का झुकाव राजनीति की ओर हो गया था जबकि ब्रिटिश शासन ने भारत में एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली थी। सबसे पहले इनका ध्यान जनगणना कार्यालय की ओर गया जहां जातीय समुदाय ने सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने संगठन का नामकरण कराना आवश्यक समझा। बाद में अपनी जाति के लोगों के हितों के संरक्षण के लिए जातीय संघों ने प्रस्ताव पारित किए और शासन को अपनी मांगों के लिए प्रभावित करना प्रारंभ किया। यहाँ तक कि कुछ जातियों ने शैक्षणिक सुविधा, शिक्षण संस्थाओं में जातिगत आरक्षण और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की। तमिलनाडु की वेनियर जाति के नेता पदायची ने सी राजगोपालाचारी के मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने उनकी जातीय मांगों को मानने से इनकार कर दिया। बाद में वे कामराज मंत्रिमंडल में शामिल हो क्योंकि उन्होंने वेनियरों की मांगें स्वीकार कर ली। निर्वाचनों के दिनों में जातिगत समुदाय प्रस्ताव पारित करके राजनीतिक नेताओं और दलों को अपने जातिगत समर्थन की घोषणा करके अपने हितों को मुखरित करते हैं। षष्ठ, जाति की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति पर उतनी नहीं है जितनी स्थानीय और राज्य राजनीति पर है। जाति और राजनीति के संबंध स्थितिक न होकर गतिशील होते हैं। अब भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि जाति भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण दल है। ये आरपीएससी के एग्जाम में भी आ चुका है कि किस नेता ने कहा था कि जाति भारत में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। हेरल्ड गोल्ड के शब्दों में राजनीति का आधार होने के बजाय जाति उसको प्रभावित करने वाला एक तत्व है। प्रोफेसर V.K.N. मेनन का यह निष्कर्ष सही है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है। मॉरिस जोन्स भी लिखते हैं कि जाति के लिए राजनीति का महत्व और
राजनीति के लिए जाति का महत्व पहले की तुलना में बढ़ गया है। और विनोबा भावे के अनुसार इसका एक प्रमुख कारण यह है कि नवीन संविधान में वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज का एक परंपरागत पक्ष है। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात संविधान और राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण से आधुनिक प्रभावों ने भारतीय समाज में धीरे धीरे प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया। आधुनिक प्रभावों के फलस्वरूप वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन प्रारंभ हुए और जातिगत संस्थाएं एकाएक महत्वपूर्ण बन गई, क्योंकि उनके पास भारी संख्या में मत थे और लोकतंत्र में सत्ता प्राप्ति हेतु इन मतों का मूल्य था। जिन्हें सत्ता की आकांक्षा थी, उन्हें सामान्य जनता के पास पहुंचने के लिए संपर्क सूत्र की आवश्यकता थी। सामान्य जनता को अपने पक्ष में मिलाने के लिए जरूरी था कि उनसे उस भाषा में बात की जाए जो उनकी समझ में आ सके। जाति व्यवस्था इस बात को प्रकट करती थी। इस पृष्ठभूमि में जाति की भूमिका राजनीति में अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती गई। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। निर्णय प्रक्रिया में जाति की प्रभावक भूमिका। भारत में जातियां संगठित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। उदाहरण, संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए। राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय। भारत के सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय जातिगत आधार पर निर्णय लेते हैं। प्रत्येक दल किसी भी चुनावी क्षेत्र में प्रत्याशी को मनोनीत करने के समय जातिगत गणित का अवश्य विश्लेषण करते हैं। जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। मंत्रिमंडलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व। जातिगत दबाव समूह। अनेक क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु में नाडार जाति संघ है, गुजरात में क्षत्रिय महासभा, बिहार में यादव सभा आदि राजनीतिक मामलों में रुचि लेने लगे हैं। जाति और प्रशासन। लोकसभा और विधानसभा के लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था प्रचलित है। राज्य राजनीति में जाति, तो ये जाति का स्वरूप हमें दिखाई देता है। जाति की भूमिका वरदान या अभिशाप। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन करना अत्यंत कठिन कार्य है। कई लोग जाति को राजनीति का कैंसर मानते हैं। जाति प्रथा को राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक माना जाता है, क्योंकि इससे व्यक्तियों में पृथकतावाद की भावना जागृत होती है। राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा अपने जातिगत हितों को अधिक महत्व देने लगते हैं। जातिगत निष्ठाओं का सर्जन कर ये प्रथा लोकतंत्र के विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। D.R. गाडगिल के अनुसार क्षेत्रीय दबावों से कहीं ज्यादा खतरनाक बात यह है कि वर्तमान काल में जाति व्यवस्था जाति व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने में बाधक सिद्ध हुई है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवासन का स्पष्ट मत है कि परंपरावादी जाति व्यवस्था ने प्रगतिशील और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को इस तरह प्रभावित किया है कि ये राजनीतिक संस्थाएं अपने मूल स्वरूप में कार्य करने में समर्थ नहीं रही। दूसरी तरफ अमेरिकी लेखकों रुडोल्फ का मत है कि जाति व्यवस्था ने जातियों के राजनीतिकरण में सहयोग देकर परंपरावादी व्यवस्था को आधुनिकता के सांचे में डालने का कार्य किया है। वो लिखते हैं कि अपने परिवर्तित रूप में जाति व्यवस्था ने भारत में कर्षक समाज में प्रतिनिधि लोकतंत्र की सफलता और भारतीयों की आपसी दूरी कम करके उन्हें अधिक समान बनाकर समानता का विकास में सहायता दी है। जाति पर राजनीतिक व्यवस्था के प्रभाव के परिणाम जाति व्यवस्था में अधिक विवेक या बुद्धि संगता का संचार हुआ है। निष्कर्ष के रूप में यही कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका के प्रसंग में कुछ बातें निष्कर्ष के रूप में कही जा सकती हैं। जाति प्रथा किसी न किसी रूप में विश्व के हर देश में पाई जाती है और विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में जाति का तत्व अधिक प्रभावशाली स्थिति रखता है। आधुनिकीकरण की प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप जाति का तत्व लगभग पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, ये सोचने का कोई आधार नहीं है। कोई भी सामाजिक तंत्र पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता। राजनीति में जाति के तत्व का प्रभाव बना ही रहेगा, क्योंकि राजनीति का खेल शून्य में नहीं खेला जा सकता। ये खेल सामाजिक जीवन में भी संचालित होता है। राजनीति में जाति के तत्व की भूमिका है और बनी रहेगी। आवश्यकता इस बात की है कि जाति का तत्व अपनी सीमाओं में रहे। द्वितीय, राजनीति में जाति का तत्व वरदान या अभिशाप, इस प्रश्न को लेकर कोई महत्व नहीं है। जाति की भूमिका एक स्वाभाविक तत्व और जाति की भूमिका संपूर्ण अंशों में न तो वरदान है और न ही अभिशाप। जाति के तत्व का प्रभाव हितकारी होगा या अहितकारी,
ये तो जातिगत तत्व की मात्रा और उसके स्वरूप पर निर्भर करता है। यदि जातिगत तत्व उसके उदार रूप में और कमजोर वर्गों के विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है तो ये पूर्णतः वांछित स्थिति है। लेकिन यदि जाति का तत्व अपनी सीमाओं को लांघकर राजनीति का सर्वप्रमुख निर्धारक तत्व बन जाता है तो अन्य जातियों के साथ टकराव की प्रेरणा देता है। इससे इसमें अनुचित के अतिरिक्त क्या शेष रह जाता है? बुराई धर्म और जाति में नहीं, बुराई तो धार्मिक कट्टरता और जातीय कट्टरता में। ये जातीय कट्टरता जातीय हिंसा का कारण बनती है और न केवल राजनीति वरन समस्त सामाजिक जीवन को विषाक्त कर देती है। आज बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में ये स्थिति है। 1990-2000 के वर्षों में बिहार में रणवीर सेना, राजपूतों और जमींदारों की सेना और माले दलित वर्ग एमसी वर्ग की दूर जंग छिड़ी। उत्तर प्रदेश की विभिन्न जातियों के बीच, विशेषतः यादव आदि अन्य जातियों और अनुसूचित जातियों के बीच आपसी विरोध की कोई सीमा नहीं रही। जातियों ने अपने आप को सीधे ही राजनीतिक दलों के साथ जोड़ लिया और आपराधिक गिरोह के साथ जुड़ी हुई दलें राजनीतिक अंग बनकर रह गई। इस प्रकार तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में अन्य पिछड़ी जातियों के साथ दलित जातियों के संघर्ष की स्थिति ने बहुत गंभीर रूप ले लिया। आरक्षण की राजनीति ने में जातिगत भेदों को गहरा कर दिया। ये जातीय संघर्ष लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत घातक है। प्रश्न है कि राजनीति में इस जातिगत विद्वेष के लिए उत्तरदायी कौन है? इस प्रसंग में सामान्य जन की तुलना में अभिजन का दायित्व अधिक है और मूल रूप से दलीय राजनीति और चुनाव राजनीति ही दोषी है। तो ये सब कारण हैं जिनको हमने जाति का विश्लेषण किया। अब इसका पीडीएफ भी आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू।